रजिया बज़िद थी कि घर बेचकर शौहर का इलाज करवाए, लेकिन बेटा बोला अब्बा ने वैसे भी मर जाना है। मैं घर बेचकर अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब नहीं करना चाहता। इतना सुनना था कि माँ ने बेटी को इशारा किया और वो वडेरे के डेरे पर चली गई। और बाप बेटे के ये अल्फाज सुनकर रात को सिसक सिसक कर दम तोड़ गया। और बेटी इज्जत लुटाकर सुबह अब्बा के इलाज के लिए पैसे लाई, तो अब्बा सामने मरा पड़ा था। तो बेटे ने लाश समेत माँ बहन को उठाकर बाहर मारा और बोला बदचलन ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये कहकर इसने दरवाजा बंद ही किया था कि अचानक बीवी की चीखों की आवाज सुनकर बेटे की रूह लरस गई, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से राशिद बिस्तर से लगा था। इसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही चली जा रही थी। न जाने इसे क्या हुआ था। पहले तो समझा गया कि गर्मी की वजह से लू लग गई है, इसलिए बेहोश हो गया। मगर जैसे जैसे बीमारी से पर्दा उठा तो इनकी तबीयत मजीद खराब होती चली गई। राशिद मजदूरी किया करता था। इसका एक ही बेटा था और एक बेटी थी। बेटे को पढ़ा लिखा कर अच्छी नौकरी लगवा दी और यही सोच रखा था कि बेटा कामकाज करेगा तो बूढ़ा बाप अपनी अगली उम्र घर में आराम करते हुए गुजारेगा, अपने पोते पोतियों के साथ वक्त गुजारेगा। मगर यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। पहले सारी जिंदगी वो मेहनत मजदूरी करके अपनी बीवी बच्चों का खर्च पूरा करते रहे। साथ ही साथ दिन ब दिन महंगाई बढ़ती गई, मगर इसके बावजूद उन्होंने बेटे को खूब तालीम दिलवाई थी। इनकी बेटी सजीला को पढ़ाई लिखाई में इतनी दिलचस्पी ना थी। स्कूल में दाखिला करवाया गया तो बामुश्किल फेल हो होकर 8 जमातें ही पढ़ सकी। इसके बाद इसने रो पीट कर स्कूल ही छोड़ दिया कि मुझसे आगे नहीं पढ़ा जाता, मैं घर में अम्मा के साथ रहूंगी। राशिद को भी कोई एतराज ना था। जब तक बाबर की नौकरी लगी, इसकी शादी की उम्र भी हो चुकी थी। घर में अच्छी आमदनी भी आने लगी थी, इसलिए उन्होंने बेटे के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मगर रजिया का बेटा कहने लगा कि मुझे गांव की ही एक लड़की से मोहब्बत है और मैं उसी से शादी करूंगा। रजिया को भी कोई एतराज ना था, मगर वो लड़की थोड़ी तेज तरार सी थी, इसलिए इसने बेटे को आने वाले वक्त से आगाह किया। मगर बेटा तो हर हाल में उसी को इस घर में बहू बनाकर लाना चाहता था। यूं इसकी शादी मन मर्जी से हो गई। शादी होनी थी कि वो लड़की तो अपने शौहर को बिल्कुल ही अपनी मुट्ठी में कर चुकी थी। शुरू शुरू के 1-2 माह तक तो वो महीने की तनख्वाह अपने माँ बाप के हाथ पर रखता रहा। मगर जब ये मरियम ने देखा तो धीरे धीरे इसने इस बात पर भी एतराज उठाना शुरू कर दिया। कहने लगी कि आपकी तनख्वाह है ही कितनी, कल को हमारे बच्चे होंगे, इनका अच्छा मुस्तकबिल होगा, 100 खर्चे होंगे, आप पैसे जमा करके क्यों नहीं रखते। फिर क्या था, रजिया के बेटे ने माँ बाप को दिए जाने वाले पैसों की रकम कम कर दी। वो इतने ना थे कि घर का खर्च चल सकता। आहिस्ता आहिस्ता मरियम ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि आपकी माँ तो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाती, इतना फीका और सूखा खाना होता है कि खाने को जी ही नहीं करता। रोज दाल सब्जियां बनाती रहती हैं, मुझसे तो नहीं खाई जाती। फिर क्या था, बेटा अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया। वो जो थोड़ा बहुत खर्चा अपने माँ बाप को देता था, इससे भी हाथ खींच लिया। रजिया और राशिद के सारे ख्वाब धरे के धरे रह चुके थे। उन्होंने तो सोच रखा था कि अपने बेटे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मजबूरन खर्च उठाने के लिए एक रोज राशिद को दोबारा से मजदूरी पर जाना पड़ा। रजिया ने रोक दिया, कहने लगी कि ऐसा ना करें, आपकी सेहत अब पहले जैसी नहीं रही, अब आप मेहनत मजदूरी नहीं कर सकेंगे, अपनी हालत तो देखें। आज मैं खुद अपने बेटे से बात करती हूँ, आखिर ये क्या ड्रामा रचा रखा है। उस रात रजिया ने अपने बेटे बाबर को अपने पास बुलाया तो मरियम भी फौरन वहीं पर आकर बैठ गई, ताकि शोहर की जगह वो खुद चालाकी से जवाब दे सके। रजिया ने बगैर तमहीद के कहा कि देखो बेटा, तुम्हारी बहन जवान हो चुकी है, कल को इसकी शादी करनी है, इसके लिए जहेज बनाना है। तुम जानते तो हो आजकल महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, इसलिए तुम हर माह मुझे कुछ रकम अलग से दे दिया करो, ताकि मैं जमा करके अपनी बच्ची के लिए जहेज बना सकूं। बाबर भी मान गया, कहने लगा कि ठीक है, मैं आपको पैसे देता रहूंगा, बस जल्द अज जल्द बहन की शादी करवा देते हैं। यूं जवान जहां बेटी को घर बिठाए रखना अच्छा नहीं होता। रजिया ने भी हाँ में सर हिला दिया, मगर मरियम तो अंदर ही अंदर जल भुनकर रह चुकी थी। इसे तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। चंद रोज बाद मरियम की तबीयत खराब हुई। इसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि खुशखबरी है, बाबर और मरियम माँ बाप बनने वाले हैं। ये खबर सुनकर तो पूरे घर में जश्न का समा था। मरियम ने तरह तरह के खाने बनवाए थे और खूब खिदमतें करवाने लगी। वहीं रजिया और इसकी बेटी भी मरियम की खूब आवभगत करने लगी।
ताकि इसे किसी चीज की कमी ना हो। फिर क्या था, मरियम को तो मौका मिल गया। कहने लगी कि कल को हमारे बच्चे होंगे, इनके 100 खर्चे होंगे, इनके लिए नया सामान खरीदना होगा। जानते तो हैं कि किस कदर खर्च होता है, तो आप अभी से पैसे अपने बच्चे के लिए जोड़ना शुरू कर दें। बहन के जहेज का क्या है, वो तो बनता ही रहेगा। वैसे भी बेटी को ब्याने की जिम्मेदारी इसके माँ बाप पर होती है। आपकी जिम्मेदारी में मैं और मेरे होने वाले बच्चे हैं। ऐसी बातें कर करके मरियम ने एक बार फिर अपने शौहर को अपनी तरफ कर लिया था। रजिया और इसकी बेटी मरियम की तरह बिल्कुल भी चालाक ना थे, जो इसकी तरह बातों में बहला फुसलाकर अपने बेटे को अपनी तरफ कर सकते। जब इस बात का अंदाजा हो गया कि अब इनका बेटा इनका खर्च नहीं उठाएगा, तो एक बार फिर राशिद ने मजदूरी करना शुरू कर दी। वो सुबह सवेरे मजदूरी के लिए घर से निकल जाता और सारा दिन वहां पर काम करता रहता। शाम को जो मजदूरी मिलती लेकर घर आ जाता। रजिया शौहर की यह हालत देखती तो रोती रहती। इसे तो बिल्कुल भी उम्मीद ना थी कि इसका बेटा इनके साथ ऐसा करेगा। इसने तो सोच रखा था कि पहले दिन बाप को काम पर जाता देखेगा तो इसकी गैरत जाग जाएगी। बाप को काम पर जाने से मना करेगा और कहेगा कि मेरे होते हुए आप आखिर क्यों काम कर रहे हैं, मैं आपका खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ। मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। वो तो उल्टा खुश हो गया कि मुझे अब पैसे अपने माँ बाप को नहीं देना पड़ेंगे। कुछ माह यूं ही गुजर गए। वो दोनों मियाँ बीवी मुर्ग मुसल्लम खाते रहते, किसी महंगे डॉक्टर से अपनी बीवी का चेकअप करवाते। मगर वहीं राशिद अब बीमार सा रहने लगा था। इसके बावजूद अपनी बेटी और बीवी के सामने अपना रवैया ठीक रखता और खुश रहने की कोशिश करता। जो भी मजदूरी मिलती इससे रूखी सूखी खाता रहता, मगर बेटे से 1 रुपया भी नहीं मांगा था। रजिया के यहाँ पोते की पैदाइश हुई तो इसके बेटे ने पूरे गांव में मिठाई बांटी। बेटे का अकीका करवाया, मगर जिस रोज अकीका था तो रजिया और इसकी बेटी के पास पहनने के लिए नए कपड़े ही मौजूद न थे। इसने अपने शौहर से तस्करा किया तो राशिद कहने लगा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो तुम दोनों के सूट लाऊं। फिर कुछ सोचते हुए रजिया कहने लगी कि बेटे का अकीका है, इसलिए मुझे लगता है कि हमारा बेटा हमें नए सूट दिलवा देगा। मगर ऐसा भी कुछ ना हुआ। दोनों माँ बेटियां सारी दावत में यूं ही पुराने कपड़े पहनकर मुलाजमों की तरह काम काज करती रहीं। किसी ने इन्हें पूछा तक ना था। वो वक्त यूं ही आगे गुजरता चला गया। अब इनके पास पैसे ही ना थे कि वो अपनी बेटी सजीला के लिए पैसे जोड़कर इसका जहेज तैयार कर सकते। सजीला बड़ी ही खूबसूरत और पुरकशिश लड़की थी। जो भी से एक बार देखता इसकी दूसरी नजर जरूर इसकी तरफ उठती थी। यही वजह थी कि रजिया ने अपनी बच्ची को कभी घर से बाहर निकलने नहीं दिया था। उन्होंने तो सोचा था कि पोते पोतियों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे, मगर पोता जैसे जैसे बड़ा हुआ इंतहाई बदतमीज हो गया। अपने दादा दादी को गालियां निकालता। वो प्यार से बुलाते तो बदतमीजी करता। ना ही मरियम मना करती और ना ही इसका शौहर, बल्कि वो तो खुश होते और हंस देते कि बच्चा है, बड़ा होगा तो खुद ही समझ लेगा। एक रोज राशिद मजदूरी कर रहा था कि इसकी तबीयत खराब होने लगी। इसे मंजर धुंधला सा नजर आने लगा था। इसने कई बार आंखों में पानी की छींटे मारे और आंखें मींची, मगर कोई अफाका ना हो सका। तभी ठेकेदार भी इस पर चिल्लाने लगा कि आकर यहाँ काम करो, वरना आज की तेरी तनख्वाह काट लूंगा। राशिद ने यह सुना तो फौरन आंखें मींचता हुआ दोबारा से ईंटें उठा उठाकर ऊपरी मंजिल पर पहुंचाने लगा। वो जैसे ही सीढ़ियां उतर रहा था इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो मुंह के बल सीढ़ियों से गिर गया। वो गिरते हुए जाकर पत्थर पर लगा था। इसका सर फट गया। फौरन इसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां इसके सर में 2 टांके आए। डॉक्टर ने इलाज के लिए महंगी दवाइयां दी थीं। इसके पास तो इतने पैसे ही ना थे। मजबूरन बीवी ने अपने गले की सोने की चेन बेचकर अपने शौहर की दवाइयां मंगवाईं। राशिद को घर ले आ चुके थे। जब बेटे को खबर हुई कि बाप के साथ यह हादसा हुआ है, तो वो मेहमानों की तरह बाप के कमरे में आया, 5-10 मिनट बैठा और फिर वहां से चला गया। पैसों के नाम पर इसने फूटी कौड़ी भी माँ के हाथ पर नहीं रखी थी। एक दफा मजबूर होकर खुद रजिया ने बेटे से पैसे मांगे। कहने लगी कि बेटा, तुम्हारे अब्बा की दवाइयां खत्म होने वाली हैं। मेरे पास जो भी जमा पूंजी थी सारी लग चुकी है। जो 2 पैसे सजीला के जहेज के लिए जोड़ कर रखे थे वो भी बाप के इलाज में खर्च हो चुके हैं। हो सके तो कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हारे बाप की दवाइयां जाकर ले सकूं। मगर बेटा फौरन अपना बटवा कंगालते हुए कहने लगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। दिन ब दिन खर्च बढ़ता चला जा रहा है। अगर होते तो जरूर दे देता। आप अब्बा को महंगी दवाइयां क्यों दे रही हैं? जो लोकल दवाइयां हैं वही स्टोर से लेकर दे दें, इन्हीं से आराम आ जाएगा।
ये डॉक्टर तो वैसे ही लूटने के लिए बैठे होते हैं। रजिया ने इतना सुना तो खामोश हो गई। राशिद के कुछ जख्म भर चुके थे, मगर वो अजीबो गरीब बीमारी में मुब्तला हो चुका था। खुद ब खुद ही इसका जिस्म फटने लगा था। इसके हाथों पर, पैरों पर और टांगों पर खुद ब खुद ही मांस चिढ़ने लग जाता और इससे खून आने लगता। वो आधी रात को सो रहा था जब अचानक इसके हाथ पैरों से मांस चीरने लगा, तो दर्द के मारे वो चिल्ला उठा। उठकर बैठ गया। सभी नींद से बेदार होकर राशिद के गिर्द इकट्ठे हो चुके थे। कहने लगे कि क्या हुआ। क्या देखते हैं कि राशिद के कपड़े खून से भरे हुए हैं। जब राशिद की कमीज उतारकर देखी गई तो इनकी जान निकल गई, क्योंकि राशिद के जिस्म पर जगह जगह जख्म हुए थे और खून बह रहा था। राशिद की तो हालत गैर होने लगी। माँ ने बेटे की तरफ देखा और कहने लगी कि फौरन अपने अब्बा को अस्पताल लेकर जाओ। आखिर ये सब क्या हो गया है। वो इन्हें अस्पताल लेकर चले गए। वहां पर टेस्ट हुए तो ये बात सामने आई कि राशिद में सफेद खून की बेतहाशा कमी हो चुकी है। हमें जल्द से जल्द इन्हें सफेद खून लगाना होगा। राशिद के बेटे ने ये सुना तो माथे पर बल पड़ गए। कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, खाएंगे पिएंगे तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। इसने अपने अब्बा को सिर्फ एक बोतल ही सफेद खून की लगवाई थी, जो कि ना होने के बराबर थी, और फिर अब्बा को घर वापस ले आए। दिन ब दिन राशिद की तबीयत मजीद खराब होती चली जा रही थी। बेटा तो वैसे ही पराया हो चुका था। वो दर्द से तड़पता रहता। इनके यहाँ फाकों की नौबत आने लगी, जबकि बेटे को परवाह ही न थी। मजबूरन रजिया ने एक फैसला किया। इसने जाकर गांव के वडेरे के घर काम काज करना शुरू कर दिया। बदले में जो पैसे मिलते इसे घर का खर्च चलाती और शौहर के लिए कुछ फल ले आती, ताकि इसकी ये कमी पूरी हो सके। मगर इसकी तबीयत तो मजीद बिगड़ती ही चली जा रही थी। डॉक्टर ने जो इलाज बताया था वो कराना लाजिम था, वरना राशिद की जान को खतरा था। वडेरा बड़ा ही अयाश पसंद था और हुसन परस्त सा मर्द था। इसने कई बार बातों ही बातों में रजिया से कहा भी कि अगर तुम अपनी बेटी को काम के लिए भेज देती हो तो मैं तुम्हारे पैसे डबल कर दूंगा। मगर रजिया फौरन बात काट देती और कोई मस्बत रद्द अमल जाहिर ना करती। आज राशिद की तबीयत मजीद बिगड़ने लगी थी। माँ और बेटी राशिद के सराहने बैठे फूट फूट कर रोने लगी थीं। दोनों ही बेबस और लाचार थीं। अब सजीला को एहसास हो रहा था। वो रोते हुए खुद को कहने लगी कि काश मैं पढ़ लिख लेती, अपने पैरों पर खड़ी हो लेती, तो आज मेरे माँ बाप पर ये नौबत ना आती। भाई तो था ही ऐसा, शादी के बाद बीवी और बच्चों का होकर रह गया। ये भूल ही गया कि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता। सबको मसावी हकूक देने चाहिए, चाहे फिर वो बीवी बच्चे हों या माँ बाप। मगर आज से कुछ सालों बाद इसकी औलाद ने भी इसके साथ ऐसा ही किया, तब इसे एहसास होगा कि इसने अपने माँ बाप के साथ कितना गलत किया था। सजीला गहरी सांस खारिज करके रह गई। उस रोज जब बाबर घर आया तो इसके हाथ में बहुत से खिलौने और खाने पीने की चीजें थीं, जो वो अपनी बीवी बच्चों के लिए लाया था। माँ ने जब ये देखा तो बेटे से कहने लगी कि बेटा, खुदा के लिए अपने बाप का इलाज करवा दो। तुम तो अपनी बीवी बच्चों के होके रह चुके हो, मगर मुझे और मेरी बेटी को फक्त तुम्हारे अब्बा का ही सहारा है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारा इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। तुम अपने अब्बा का अच्छे से इलाज करवा दो। ये खबर जब रजिया के बेटे ने सुनी तो माथे पर बल डाल दिए और कहने लगा कि क्या जरूरत है अब्बा पर पैसे खर्च करने के। मैं लाखों रुपए खर्च कर दूं और अब्बा ठीक भी ना हो। वैसे भी इनकी उम्र हो चुकी है, उन्होंने मर ही जाना है, तो भला मैं एक मरे हुए शख्स पर क्यों अपनी दौलत लुटाता फिरूं। ये बात जब राशिद ने अपने कानों से सुनी तो इसकी आंखों से आंसू निकले थे। इसने हाथ के इशारे से बीवी और बेटी को चुप करवा दिया। कहने लगा कि बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरी जितनी जिंदगी है मैं गुजार लूंगा। माँ और बेटी राशिद को मरता हुआ नहीं देख सकती थीं, इसलिए उस रोज माँ अपनी बेटी को अलग कमरे में ले गई और न जाने क्या कहा कि सजीला एक पल को सुर्ख चेहरा लिए माँ को देखने लगी। इसकी आंखें पथरा चुकी थीं। इसने अपने हवास बहाल किए और फिर कहने लगी कि ठीक है अम्मी, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही राशिद सो गया और बेटा भी अपनी बीवी के साथ कमरे में चला गया तो रजिया ने अपनी बेटी को तैयार किया। वो पहली बार इस कदर तैयार हुई थी। इसने अपनी बच्ची को खूब तैयार किया, जैसे आज इसकी रुखसती हो। साथ साथ रजिया रो भी रही थी और बेटी से माफिया भी मांग रही थी। मगर सजीला ने माँ के हाथ पकड़ लिए और बोली कि कोई बात नहीं, मैं अपने बाप की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी आधी रात को घर से निकल गईं।
रजिया अपनी बेटी को वडेरे की हवेली पर ले आई। वडेरे ने जब रजिया के साथ इसकी बेटी को देखा तो इसकी आंखों में चमक दौड़ गई। कहने लगा कि वो इतनी जल्दी मान जाएगी, मुझे तो खबर ही ना थी। वो अपनी मूंछों को ताव दे रहा था, जबकि सजीला सहम कर अपनी माँ के पीछे छुप गई। रजिया कहने लगी कि मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ, इसलिए इस हालत में आपके सामने चली आई। बस बदले में मुझे इतनी रकम दे दीजिएगा कि मैं अपने शौहर का इलाज अच्छे से करवा सकूं। वडेरे का फलक शिगाफ कहका गूंजा था। कहने लगा कि तुम फिक्र ही मत करो, मैं तुम्हारे शौहर का इलाज महंगे अस्पताल से करवाऊंगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। रजिया और सजीला तो ये सुनकर खुश हो चुकी थीं। इनकी आंखों में आंसू थे कि इनका राशिद ठीक हो जाएगा। रजिया बेटी को छोड़कर वापस आ गई। घर आई तो राशिद यूं ही लेटा था जैसे वो छोड़कर गई थी। इसने गहरी सांस खारिज की कि चलो अच्छा है, कई रातों के बाद इसका शौहर सुकून से सोया है। वो भी कमरे में जाकर लेट गई, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। बार बार जहन सजीला की तरफ जा रहा था, मगर ऐसा करना भी जरूरी था। आखिर को शौहर को बचाना भी तो था। अगली सुबह हुई तो रजिया ने नाश्ता बनाया। अभी तक राशिद नहीं उठा था। रजिया को फिक्र होने लगी। इसने कई बार आवाजें दी, मगर कोई जवाब न आया। फिक्रमंदी से बिस्तर के करीब आई और राशिद को हिलाने लगी, जगाने लगी, मगर वो तो बेसुध पड़ा था। इसने चिल्लाकर बेटे को बुलाया। बेटा, जो अपने कमरे में अभी तक सो रहा था, झुंझलाकर उठा और बाहर आया और कहने लगा, क्या क्या टूट पड़ी है। अम्मा क्यों चिल्ला रही हो? आज इतवार था, आज तो सुकून से सो लेने देती। माँ रोकर कहने लगी कि देखो बेटा, क्या हो गया तुम्हारे अब्बा को, ये उठ नहीं रहे। राशिद ने जब बाप को चेक किया तो वो मर चुका था। इसकी सांसें रुकी हुई थीं। इसके बावजूद गांव के हकीम को बुलाकर चेकअप करवाया गया तो इसने भी तस्दीक कर दी कि कई घंटों से राशिद वफात पा चुका है। ये खबर सुनना थी कि रजिया गश खाकर गिर गई। वो रो रही थी, चीख रही थी, मगर राशिद ने दोबारा आंखें ना खोली। इसने अपने बेटे की बात को सीने से लगा लिया था। राशिद ने जब देखा कि मेरी बीवी और बेटी मेरे लिए इस कदर परेशान है और बेटा मेरा खर्च नहीं उठा रहा, तो इसने खुद ही खुद को जिंदगी से आजाद कर दिया। घर में मैयत रखी थी। आस पड़ोस के लोग घर में जमा होने लगे थे। बेटा भी सर झुकाए बैठा था। वहीं सजीला अपनी इज्जत लुटाकर दुपट्टे के कोने में पैसों की एक गत्थी बांधे हुए घर के अंदर दाखिल हुई। सारी रात इस पर क्यामत बनकर टूटी थी, मगर इसे उस वक्त सिर्फ अपने बाप की परवाह थी, ताकि वो अपने बाप का इलाज करवा सके। जैसे ही घर के बाहर पहुंची तो लोगों को घर से निकलते और जाते देखा। वो हैरत से भागते हुए घर तक आई कि आखिर घर के बाहर लोगों का तांता क्यों बंधा है। जब इसने घर के अंदर दाखिल होकर देखा तो इसके होश उड़ गए। इसकी माँ को तो गांव की औरतों ने संभाल रखा था, वहीं इसका बाप मरा हुआ था। ये देखना था। सजीला की चीख निकल गई। वो रोते हुए धाड़े मारते हुए आई और अपनी माँ के गले लग गई। कहने लगी कि ये कैसे हो गया, मैं तो अपनी बाप की जान बचाने की खातिर हर हद से गुजर गई, तो फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे अब्बा कैसे फौत हो गए। वहीं राशिद के बेटे का ध्यान बहन की तरफ गया कि ये कहाँ से लौट रही है। इसने जब रजिया से सवाल किया तो मजबूरन रजिया ने सबके सामने ही इसे बता दिया कि जहां तुझ जैसे बेटे हों, वहां मजबूर होकर बहनों को ही घर से निकलना पड़ता है। इतना सुनना था कि बेटा बिफर पड़ा। इसने सबके सामने ही सचीला को मारना शुरू कर दिया। इसे बद किरदार और बदचलन जैसे अल्फाज से नवाजने लगा। कहने लगा कि मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगा, निकल जाओ मेरे घर से। रजिया और सजीला रो रही थीं। कहने लगी कि बाप की मैयत का ही लिहाज कर लो, घर में जनाजा पड़ा है और तुम ये सब कुछ कर रहे हो। मगर इसने बाप की मैयत का भी लिहाज ना किया। जनाजे को भी ठोकर मारकर बोला कि ले जाओ इन्हें यहाँ से, मुझे तुम तीनों को देखना ही नहीं है। इसने माँ और बेटी को धक्के देकर घर से निकाला और लोगों को कहलवाकर बाप का जनाजा भी गली में रखवा दिया। गांव वाले गैरतमंद थे। राशिद के बेटे को बुरा भला कहने लगे। उन्होंने राशिद की मैयत को उठाकर अपने घर में रखा और फिर इसे दफना दिया। रजिया और सजीला के साथ पूरे गांव का साथ था। वो इन्हें दिलासा देने लगे, मगर दोनों माँ बेटियां तो एक दूसरे के गले लगकर बेतहाशा रो रही थीं। दोनों माँ बेटियों का कोई ठिकाना नहीं रहा था। वो हर बात का जिम्मेदार अपनी माँ और बहन को ही ठहरा रहा था कि तभी एक रोज इनके घर से चीखों पुकार की आवाज आई। लोग दौड़े दौड़े इनके घर गए कि इनके यहाँ क्या हो गया है। जो ही घर में दाखिल हुए तो क्या देखा कि बाहर कि बाबर के बेटे को करंट लग गया है और वो मौके पर ही मर चुका है। ये मंजर देखकर बाबर की बीवी तो पागल हो गई। भागकर बेटे को थामा तो इसे भी करंट लग गया।
جبکہ بابر حواس باختہ دونوں کی لاشوں کو ہسپتال لے گیا، مگر اس کی بیوی اور بیٹا دونوں ہی مر چکے تھے۔ وہ پاگل ہو کر گلیوں میں گھومنے لگا، جبکہ ماں بیٹیاں واپس اس گھر میں آ گئیں۔ ایک روز راشد کا بیٹا گھر سے ایسا نکلا اور دوبارہ کبھی واپس ہی نہ آیا۔ کچھ روز بعد یوں ہی کچرے کے قریب اس کی لاش پڑی ملی تھی۔